हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे लेक्चर में क्या होने वाला है, वही हमने नया सीड साइंस शुरू किया है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास में हमने सीड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो दूसरी क्लास में हमने सीड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीड सर्टिफिकेशन और क्यों ज़रूरी है ये सर्टिफिकेशन और क्या प्रोसीजर है सीड सर्टिफिकेशन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड शुरू करने से पहले आप सभी को पता है, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, आपके क्लासेस की वीडियोस, प्लेलिस्ट, आपके पेड बैचेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस एप्लीकेशन। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है यूजिंग कॉइन्स। जब भी आप एप्लीकेशन में क्विज परफॉर्म करते हैं आपको कॉइन्स मिलते हैं और उन कॉइन्स को यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं एप्लीकेशन के द्वारा। तो जब भी एनरोल करना हो हमेशा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नहीं भी एनरोल करना है, रोज आप इसमें सब्जेक्ट वाइज क्विज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब क्लासेस को देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। सो इसके लिए भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर है या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सुबह 10 से रात के 10 बजे तक हम प्रोवाइड करते हैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसीलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नाउ और बैचेस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं इफ्को के लिए या CWC के लिए, तो आपके नए बैचेस रेडी हैं। यू कैन एनरोल इन दीज बैचेस। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन, प्रिसाइज नोट्स के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन का लिंक गिवन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते टाइम आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज Y448। जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी सभी पेड क्लासेस में। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस। Now moving ahead with our today's topic, which is about the seed certification. Seed certification क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। Let's get started with the definition. What is seed certification? है ना? Seed certification is a scientific and systematically designed process to secure, maintain, multiply, and make available to farmer seed of the superior quality of प्लांट वैराइटीज, यानी कि वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज के जो सुपीरियर सीड हैं, जो अच्छे सीड हैं, क्वालिटी सीड है, वो फार्मर को मिले। इसके लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, कुछ स्टेप्स डिज़ाइन किए गए हैं, उसे सीड सर्टिफिकेशन कहते हैं। कई बार हमारे साथ भी होता है मार्केट में, जैसे हम एडल्ट्रेशन देखते हैं बहुत सारी चीज़ में, दूध वाला दूध में पानी मिक्स करके ले आया। ऐसे ही सीड्स का भी प्रॉब्लम यही रहता है कि फार्मर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है सीड बाय करने के लिए, लेकिन उसको क्वालिटी का सीड नहीं मिल रहा है ना। सीड लिया उसने, उसका जर्मिनेशन ही अच्छा नहीं था, आधे खेत में जर्मिनेशन हो रहा है, आधे में नहीं हो रहा है, या उसमें अंदर देखा तो उसमें कंकर पत्थर इतना सब कूड़ा कबाड़ा ही निकल गया है कि रियल सीड काफ़ी कम था। तो बेसिकली फार्मर को इस एडल्ट्रेशन से बचाने के लिए सीड सर्टिफिकेशन का मेथड आया। ना सिर्फ एडल्ट्रेशन से बचाने के लिए किसी और वैरायटी का सीड किसी और के नाम से ना बेचा जाए। यानी कि मान लीजिए मार्केट में एक नई वैरायटी आई है, मैं उसका सीड खरीदना चाह रही हूँ, 1105 है ना, एक नाम ले लेते हैं।
सो WH1105 का सीड मुझे चाहिए, लेकिन एक बहुत पुरानी वैरायटी आपने सुनी होगी वीट की, जिसे देसी वीट के नाम से जाना जाता है, C306। अब C306 की जो पैदावार है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू WH1105। तो मैं दुकानदार से मांग रही हूँ मुझे 1105 का सीड चाहिए, और वो मुझे C306 भी चिपका रहा है, ये 1105 का ही है, ले जाओ, सही है ना। सो उससे क्या होगा, जब मैंने फील्ड पर लगा कर देखा तो मुझे लगा यार इतनी पैदावार तो मुझे नहीं मिली जितनी प्लांट ब्रीडर ने बोला था कि 1105 में मिलने वाली है। तो क्या ये रियल सीड है या कोई और सीड ऐसे ही बिना क्वालिटी का सीड मुझे चिपका दिया गया है ना। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस आपको देता है, फार्मर को देता है कि ये जो सीड आप खरीद रहे हैं ट्रू टू टाइप है, सच्चा सीड है ना, एंड फिजिकली और जेनेटिकली प्योर है। इसके लिए ताकि फार्मर को क्वालिटी सीड मिलेगा तभी पैदावार अच्छी होगी। देखो अगर आप इन्वेस्ट ही अच्छा नहीं करोगे तो रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, आपने अपने कंसेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं, डायरेक्टली किन्हीं शॉर्टकट्स पे जंप किया है, तो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिलेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हाँ, अगर आपके इनपुट्स अच्छे हैं, जस्ट लाइक अ क्वालिटी सीड, अगर आपके इनपुट्स अच्छे हैं, आप रेगुलर हैं, आप रोज अपनी स्टडीज को टाइम दे रहे हैं, यू आर क्लियरिंग योर कंसेप्ट, यू आर प्रैक्टिसिंग योर MCQs, तो आपका रिजल्ट भी फ्रूटफुल होगा, अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इनपुट क्वालिटी का होना काफी जरूरी है, तो सीड का क्वालिटी का होना काफी जरूरी है। इसी के लिए सीड सर्टिफिकेशन यहां पर आता है। नाउ वाई वी नीड सर्टिफिकेशन, वैसे तो मैं यहाँ काफ़ी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सीड सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है या फिर ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो जेनेटिकली आइडेंटिटी जो है वैरायटी की वो मेंटेन रहती है, किसी और वैरायटी को आपको एक नई वैरायटी का नाम देके कोई नहीं चिपका सकता, या फिर दो, एक अच्छी और एक बुरी वैरायटी को मिक्स करके कोई आपको नहीं चिपका सकता। सेकेंड इज हाई डिग्री ऑफ फिजिकल प्योरिटी, इसमें कंकर, पत्थर, स्ट्रॉ, डस्ट, इस तरीके की चीजें आपको कम देखने को मिलेंगी। फ्रीडम फ्रॉम ऑल डेजिग्नेटेड सीड बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि लूज मट है, करनाल बंट है, ब्लैक पॉइंट डिजीज है, इस तरीके की बहुत सारे स्पोर्स पैथोजन सीड डिजीजेस होती हैं जो सीड की वजह से हो रही है। सीड अच्छा नहीं था, सीड हेल्दी नहीं था, क्वालिटी का नहीं था, इसलिए प्लांट में वो डिजीज आई। I'm sorry। तो एक डिजीज फ्री सीड मिले, एक पैथोजन फ्री सीड आपको मिले, इसके लिए भी जो है सीड सर्टिफिकेशन काम करता है ना। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड अ सर्टिफाइड सीड। अच्छा सीड मिलेगा, पैदावार अपने आप अच्छी मिलेगी, इनपुट्स अच्छे होंगे तो यील्ड हमें अच्छी मिलेगी। दिस इज द रीजन वी नीड द सर्टिफिकेशन। अब बात आता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन पर। ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्या है? NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज स्टार्टेड इन 1963, जबकि सीड एक्ट आता है 1966 में। ठीक है, दोनों ईयर इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 एंड सीड एक्ट 1966। महाराष्ट्र में पहले जो है सीड सर्टिफाइंग एजेंसी बनी थी 1970 में, है ना। द फर्स्ट स्टेट जिसने कहा कि चलो भाई सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाते हैं, जो एक क्वालिटी का जो सीड होगा उसे एक सर्टिफिकेट देगी। तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ 1970 में। लेकिन ये जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी महाराष्ट्र में बनी थी, इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत बनी थी, कोई इंडिपेंडेंट अलग से फर्म नहीं था। अगर बात करें कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी सबसे पहले किस राज्य में बनी है, तो नाम आ जाता है कर्नाटका। कर्नाटका में ये 1974 में बनी थी एंड इट वाज अ ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंदर काम नहीं कर रही, किसी के नीचे काम नहीं कर रही है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, उसे ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। तो पहला जो स्टेट है जहां पर एक ऑटोनॉमस स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बनी है, दैट इज कर्नाटका।
आज के दिन अगर आप देखें तो 24 जो है आपके पास स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज टोटल ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है. बट व्हाट अबाउट द स्टेट्स? इंडिया हैज 28 स्टेट्स, राइट? एंड इट हैज जस्ट 24 स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज. यानी कि एक दो स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जिनके पास स्टेट सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है. मान लीजिए मेरा वही स्टेट है. नाउ आई वॉन्ट माई सीड टू बी सर्टिफाइड. मैं चाहती हूं कि मेरा सीड सर्टिफाई हो. बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे स्टेट में स्टेट सर्टिफाइंग एजेंसी है ही नहीं. व्हाट टू डू नाउ? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मेरा सीड कभी सर्टिफाई नहीं हो सकता, या फिर मुझे किसी पड़ोसी राज्य से हेल्प मांगनी पड़ेगी? तो दोनों ही काम आपको नहीं करने. ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ. तो ये दोनों ही काम नहीं करने पड़ेंगे. क्या करना पड़ेगा? एनएससी के पास जाना पड़ेगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के पास जाना पड़ेगा कि देखिए भैया, मैं अपना सीड सर्टिफाई करवा के बेचना चाहती हूँ मार्केट में और मेरे स्टेट में स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है. सो लुक इनटू द मैटर. एनएससी खुद करे, किसी से करवाए, आपकी हेडेक नहीं है. बट यू हैव टू गो टू एनएससी. आपको एनएससी को अप्रोच करना है अगर आपके स्टेट में स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है तो. इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन अ पेपर. ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस पर. अच्छा, हमने समझ लिया. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गई. सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर्टिफिकेशन हमारे देश में फुल्ली वॉलंटियर प्रोसेस है. वॉलंटियर प्रोसेस क्या होता है? वॉलंटियर प्रोसेस का मतलब है कि ये कंप्लीटली मेरी चॉइस है. मैं चाहूं तो अपना सीड जो प्रोड्यूस कर रही हूं उसे सर्टिफाई करवा सकती हूँ, और मैं ना चाहूं तो मैं टाल मटोल भी कर सकती हूँ. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मी कि मुझे सर्टिफिकेशन करवाना ही करवाना है. तो यानी कि ये फुल्ली चॉइस पर डिपेंड करता है. सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले मैं एक फार्मर हूं और मैं सीड ग्रो करना चाहती हूँ. तो ऐसा क्यों है भाई, मुझे सीड ही ग्रो करना है? देखिए, जब भी आप एज अ फार्मर सीड ग्रो करेंगे, यू विल अर्न मच मोर देन योर नॉर्मल क्रॉप. आप अपनी नॉर्मल क्रॉप से काफी ज्यादा कमाएंगे. लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? जैसे कि मार्केट में एक नई वेराइटी आई है, फिर से हम एग्जांपल WH1105 का ले लेते हैं कि अगर मार्केट में एक नई वेराइटी है या एक प्लांट ब्रीडर ने एक नई वेराइटी रिलीज की है जिसका नाम है WH1105. अब वो प्लांट ब्रीडर के पास खुद के पास इतनी जमीन तो नहीं होगी कि वो पूरे देश की सीड रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाए, ना ही उस इंस्टीट्यूट के पास इतनी जमीन होगी कि वो पूरे देश की सीड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाए. तो ये क्या करेंगे? ये जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको भी हायर करेंगे, या फिर जो आपकी प्राइवेट सीड कंपनीज हैं उनको भी बोलेंगे कि आप हमारा सीड प्रोड्यूस कर सकते हो. तो इस तरीके से सीड प्रोड्यूस किया जाता है ना. तो जो ये सीड मिलता है जो फार्मर प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन बी द फाउंडेशन सीड एंड इट कैन बी द सर्टिफाइड सीड. ये फाउंडेशन सीड भी हो सकता है और ये सर्टिफाइड सीड भी हो सकता है. न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड आपको प्रोड्यूस करने के लिए कभी नहीं देंगे, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे. जो भी इंस्टीट्यूट है, जो ब्रीडर है, वो खुद प्रोड्यूस करेगा. लेकिन फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड आपको दे सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए. तो एज अ फार्मर आई एम इनरोलिंग कि भाई मैं आपका सीड प्रोड्यूस करूंगी, प्लांट ब्रीडर जी, आई विल प्रोड्यूस योर सीड. तो मुझे सबसे पहले क्लास भी चूज करनी है. आई विल प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड और आई विल प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए. ठीक है, तो प्लांट ब्रीडर मुझे परमिशन दे देता है, ठीक है आप प्रोड्यूस कीजिए, हमारी वेराइटी का सीड प्रोड्यूस कीजिए. ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार आई एम प्रोड्यूसिंग द सीड, है ना, मैं इस सीड को बेचना चाहती हूँ अंडर ए सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन के साथ, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक क्वालिटी एश्योरेंस होता है. तो इससे मेरे सीड की जो इमेज है मार्केट में वो अच्छी होगी, इमेज अच्छी होगी, लोगों को भरोसा जल्दी होगा, तो मेरा सीड ज़्यादा बिकेगा और आई विल अर्न मोर प्रॉफिट.
ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होगी उसमें मैं एक एप्लीकेशन दायर करूंगी कि मुझे अपना ये जो सीड मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ WH1105 वैरायटी का, इस सीड को सर्टिफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन सर्टिफाइंग एजेंसी में रिसीव की जाएगी। ठीक है। तो वो कहेंगे कि अच्छा मीनाक्षी, अगर आप सीड प्रोड्यूस करना चाहती हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम आपके सीड का सोर्स जान सकते हैं? यानी कि अगर आप सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने फाउंडेशन सीड कहाँ से लिया है, और अगर आप फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस कर रही हैं तो आपने ब्रीडर सीड कहाँ से लिया है? अब इसमें मैं ये आंसर नहीं कर सकती हूँ, मैंने एक फ्रेंड से लिया था, है ना। द सोर्स शुड बी ऑथेंटिक, तभी तो पता चलेगा कि ये 1105 ही है। ऐसे रैंडमली कहीं से उठा के मैं ये नहीं कह सकती कि 1105 है। तो मैं कहूंगी कि भाई कंसर्न इंस्टीट्यूशन से, कंसर्न ब्रीडर से मेरी बात हुई है एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सोर्स टू मी, तो ये मेरा सोर्स है, तो ये वो सोर्स वेरीफाई करते हैं। अगर सोर्स वेरीफाई हो गया कि हाँ जहां से आप फाउंडेशन सीड या जो ब्रीडर सीड है वो ले रहे हैं वो सोर्स ऑथेंटिक सोर्स है, उस पर रिलाई किया जा सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो वो कहेंगे कि ठीक है मीनाक्षी, आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए सीड प्रोडक्शन का। और वो मुझे कुछ गाइडलाइंस भी देंगे कि ये गाइडलाइंस हैं जो आपको ग्रो करते टाइम फॉलो करनी है, और अगर सब सही रहा तो हम लास्ट में आपको सर्टिफिकेट देंगे। मीनाक्षी खुश, चलो भाई सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जब मैंने सोइंग की, उसके बाद जब मेरी क्रॉप फील्ड पर है ना, उग रही है, तब क्या होती है, फील्ड इंस्पेक्शंस होती है। क्या होती है? फील्ड इंस्पेक्शंस। फील्ड इंस्पेक्शन किसके द्वारा की जाती है? फील्ड इंस्पेक्टर के द्वारा। फील्ड इंस्पेक्टर आता है और इंस्पेक्ट करता है। क्या क्या इंस्पेक्ट करेगा फील्ड इंस्पेक्टर? भाई आपने आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया है कि नहीं किया है, सेम क्रॉप के दूसरी वेराइटीज से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है, या दूसरी क्रॉप से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल व्हीट का ले रहे हैं जो कि एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसके लिए सिर्फ 3 मीटर का डिस्टेंस काफी है ना। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होगी तो डिस्टेंस काफी ज्यादा भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है। तो आप आइसोलेशन डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर स्पेसिंग से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, है ना। आप टाइमली उसमें खाद बीज पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस आप टाइमली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, वीड सारे रिमूव कर रहे हैं टाइम टू टाइम, या आपका खेत वीड से भरा पड़ा है, ऑफ टाइप्स रिमूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो प्लांट जो मेरी ही क्रॉप से बिलोंग करते हैं, वीट से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी वैरायटी से मैच नहीं खा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, या उनका कलर डिफरेंस है, या उसका फ्लावर अलग कलर का है, कुछ भी ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, ऐसे प्लांट्स को ऑफ टाइप प्लांट्स बोलते हैं, तो उनको भी हमें निकाल देना चाहिए। ठीक है। वीड्स को भी हमें निकाल देना चाहिए, वॉलंटियर प्लांट्स को भी हमें निकाल देना चाहिए। जैसे कि वीट के खेत में अगर सरसों के 1-2 पौधे हो तो उनको भी हमें निकाल देना चाहिए, इनको वॉलंटियर प्लांट्स कहते हैं। तो बेसिकली आपका जो खेत है वो कितना साफ सुथरा है, आप कितना टाइमली सारी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, सारे वीड्स को हटा रहे हैं, ऑफ टाइप्स को हटा रहे हैं, वॉलंटियर प्लांट्स को हटा रहे हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। फील्ड की जो सारी चीजें हैं वो फील्ड इंस्पेक्शन में चेक होती रहती है। अगर आपकी क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड है तो फील्ड इंस्पेक्शन 2 से 3 बार होती है, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है तो 4 से 5 बार भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनकी मर्जी क्या है। ठीक है। अगर वो हर इंस्पेक्शन में पाते हैं कि आपका खेत काफी वेल मेंटेन्ड, साफ सुथरा और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है, तो वो ओके ओके लिख देंगे। अगर उन्हें लगेगा कुछ गड़बड़ है तो वो मेंशन कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तो पोस्ट हार्वेस्ट सुपरविजन भी होता है। पोस्ट हार्वेस्ट सुपरविजन पर आप थ्रेशर या हार्वेस्टिंग के टाइम, जैसे अगर हाइब्रिड प्रोड्यूस करें तो मेल और फीमेल सीड को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीजें, थ्रेशर क्लीन है नहीं है, तो ग्रेडिंग कर रहे हैं अगर फ्रूट्स की है, तो वो मतलब पोस्ट हार्वेस्ट में जो भी चीजें हो रही हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट के पे सुपरविजन पर देखा जाता है। अब जब पोस्ट हार्वेस्ट हो गया है, सीड आपको मिल चुका है, तो यहाँ से सीड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शुरू होगी। यानी कि जो सीड इंस्पेक्टर आएगा वो यहाँ से आपके सीड में से कुछ सैंपल लेके जाएगा। उसने ये तो देखा कि आपने
पूरे ग्रोइंग पीरियड में बहुत अच्छे से इस क्रॉप का ख्याल रखा, बहुत क्लीन इसको रखा, आइसोलेशन डिस्टेंस भी मेंटेन किया, बट फिर भी वो आपके सैंपल्स में से सीड्स में से सैंपल उठाकर लेकर जाएगा और ये सैंपल किसको दे देगा, ये सैंपल वो एक लैबोरेटरी में लेकर जाएगा जहां पर इस सैंपल को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस सैंपल में क्या क्या टेस्ट किया जाएगा, इस सैंपल में देखा जाएगा वायबिलिटी, है ना, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जेनेटिकल प्योरिटी कितनी है, और सीड हेल्थ टेस्ट किए जाएंगे। सारे टेस्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट देम, है ना। सीड हेल्थ टेस्ट किया जाएगा कि आपकी क्रॉप में कोई सीड बॉर्न डिजीज तो नहीं थी, जैसे कि मान लीजिए लूज स्मट बहुत ज्यादा आ गया था, कवर्ड स्मट आ गया था, या फिर कर्नालमेंट आ गया था। सीड बॉर्न डिजीजेस नहीं होने चाहिए, या आपके कोई इंसेक्ट्स पेस्ट के बहुत ज़्यादा इसमें वो मिले हुए एग्स हैं, चिपके हुए हैं सीड के ऊपर, है ना। फिजिकली प्योर है, उसमें ज़्यादा कंकर पत्थर तो नहीं है, या जेनेटिकली प्योर है, यानी कि दूसरी वैरायटी का कोई सीड तो मिक्स नहीं है। उसकी जर्मिनेशन कितने परसेंट है, 100 में से कितने सीड जर्मिनेट हो पा रहे हैं, सीड वायबल कितने हैं, विगर कितने हैं। तो ये सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं सीड लैबोरेटरी में, ताकि वो आपके सीड को एनालाइज कर सके कि आपका सीड कितना हेल्दी है, कितना अच्छा है, कितना क्वालिटी का है। तो अगर उन्हें सारे पैरामीटर्स लगते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको सर्टिफाइड सीड के बारे में बताया था कि सर्टिफाइड सीड की जो क्वालिटी है वो 98% होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उन्हें लगता है भाई जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी 98% मेंटेन्ड है या 98% से ऊपर है, जैसे कि वीट में अगर आपकी जर्मिनेशन जो है 85 से ऊपर होनी चाहिए, तो जर्मिनेशन परसेंट 85 से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो जो भी एक क्वालिटी पैरामीटर होता है सर्टिफाइड सीड का, वो सब इस सैंपल में पास होने चाहिए। अगर एक भी क्वालिटी पैरामीटर रह गया तो ये सैंपल यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सारे क्वालिटी पैरामीटर्स इस सैंपल में पास हो जाते हैं तो ये रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट आगे जाती है, रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि हाँ सारे स्टैंडर्ड जो है सीड सर्टिफाइंग एजेंसी के जो मिनिमम या मैक्सिमम सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मैच करते हैं, तो सब पर ओके लिख दिया जाता है। अगर रिपोर्ट पर ओके लिखा आ गया तो एजेंसी आपको सर्टिफिकेट दे देती है कि ठीक है मीनाक्षी, हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, यू कैन सेल योर सीड अंडर सर्टिफिकेशन। अब मैं इस सीड का केमिकली ट्रीट करूंगी ताकि इसमें आगे किसी चीज़ का अटैक ना हो, इसको प्रिजर्व किया जा सके, और इसको पैक करूंगी, जैसे मर्जी पैक करूं, कितनी भी कलरफुल लेबलिंग में यूज़ करूं, है ना, चाहे मैं इसको लाल पैकेट में पैक करूं, पीले पैकेट में पैक करूं, मेरी मर्जी है। आई हैव टू पैक दिस सीड बट आई हैव टू पुट अ लेबल ऑन इट, और ये लेबल कौन सा होगा, सर्टिफाइड सीड का, यानी कि ब्लू कलर का टैग होगा इस पर। ठीक है, ब्लू कलर का टैग होगा इसके ऊपर, और इस पर जर्मिनेशन, फिजिकल प्योरिटी, वैरायटी नेम, ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड। ये सारी चीजें जो है इस टैग पर मेंशन्ड होती है। एंड नाउ दिस क्वालिटी सीड रीचेस टू द फार्मर। ये क्वालिटी सीड जो है फार्मर तक पहुंचता है। तो ये पूरी जो है जर्नी होती है सर्टिफाइड सीड के अंदर। अगर फील्ड इंस्पेक्टर को लगता है कि आपने फील्ड में सही नॉर्म्स फॉलो नहीं किए तो वहां पर भी आपका सैंपल रिजेक्ट होता है। अगर सीड्स में क्वालिटी नहीं मिली तो वहां पर भी रिजेक्ट हो सकता है। और सब पास होने के बाद अगर फार्मर आपकी क्वालिटी पर क्वेश्चन करता है तो भी आपका जो है सर्टिफिकेशन कैंसिल भी हो सकता है। अगर फार्मर कहते हैं कि नहीं भाई ये स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे, मुझे 98% जर्मिनेशन नहीं मिल रही है, मुझे तो 75 भी नहीं मिल रही है, तो आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द सर्टिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस है जो सर्टिफिकेशन में काम आता है। रोल क्या है सर्टिफिकेशन का, फार्मर्स के बीच विश्वास पैदा करना, लोगों को एक क्वालिटी अश्योरेंस देना कि वो आंख बंद करके इस प्रोडक्ट को खरीद पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और आज भी बताया कि सर्टिफिकेशन फुली वॉलंटियर एक्शन है। वॉलंटियर एक्शन का मतलब है मैं चाहूँ तो सर्टिफाई करवा सकती हूँ और मैं चाहूँ तो रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, मुझे नहीं करवाना, कौन झमेले में पड़ेगा। तो अगर मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है, ये पूरे प्रोसेस में नहीं पड़ना है, तो मुझे क्या करना होगा,
ट्रुथफुली लेबल्ड सीड बेचना होगा, ट्रुथफुली लेबल्ड सीड। अब ये सीड पर ग्रीन कलर का लेबल लगा होता है और इस पर भी सब कुछ मेंशन होता है। इस पर जर्मिनेशन भी मेंशन है, इस पर प्योरिटी भी मेंशन है, इस पर वैरायटी का नेम भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन है जो कि आपके सर्टिफाइड ब्लू कलर के टैग पर मेंशन था। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। एज अ ग्रोवर मैंने ग्रो किया, सर्टिफिकेशन ने टेस्ट किया एंड दे हैव गिवन द सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्टिफिकेशन के रिपोर्ट्स जिम्मेदार है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज एक एश्योरेंस आ जाता है कि भाई ये किसी थर्ड पार्टी ने चेक करके भेजा है ना। अपनी की तारीफ तो सब करते हैं, भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ले लो, लेकिन ये एक थर्ड पार्टी ने चेक करके भेजा है तो इसकी एश्योरेंस बढ़ जाती है। यहाँ पर ये चीजें मैं खुद मेंशन कर रही हूँ तो इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और अगर ये क्वालिटी पैरामीटर्स मैच नहीं होते हैं तो उसके लिए जो ग्रोवर है वो जिम्मेदार होता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि वो ट्रुथफुली लेबल्ड सीड बेच रहा था, वो सर्टिफिकेशन के अंडर नहीं बेच रहा था। तो ये एक ग्रोवर को भी फायदा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है ना। अगर एज अ ग्रोवर मैं सर्टिफाइड सीड नहीं करवाती हूँ तो कल को किसी भी प्रॉब्लम की पूरी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी और उसका नुकसान की भरपाई भी पूरी मुझे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज वाई एक सेफ ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हाँ, इंडिया में काफी कम लोग सर्टिफिकेशन सीड की तरफ जाते हैं क्योंकि लॉन्ग प्रोसीजर है, एप्लीकेशन में टाइम लगता है, मोर इम्पोर्टेंटली करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली ट्रुथफुली लेबल्ड सीड भी बेचते हैं। इसकी क्वालिटी भी मेंटेन उन्हें करनी ही पड़ती है। अगर कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, भाई अगर वो क्वालिटी नहीं देंगे तो आज तो उनका सीड कोई खरीद लेगा लेकिन कल नहीं खरीदेगा, राइट। अगर आज अड्डा 24/7 का कोई टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो कल आप दोबारा उनके क्लास में नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। सो इफ यू वांट टू होल्ड योर ऑडियंस, इफ यू वांट कि लोग आपका प्रेज करें तो उसके लिए क्वालिटी देना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो वो ट्रुथफुली लेबल में भी आजकल कंपनीज इतनी है, कंपटीशन इतना है, तो आपको वहां पर भी क्वालिटी मिल जाती है। बट हाँ, एक थर्ड पार्टी एश्योरेंस आपको नहीं मिलता है जो सर्टिफाइड सीड में मिलता है, ठीक है। So that's all in this small session, how the seed certification helps the farmers as well as the growers, और किस तरीके से इसका प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है। These are your individual batches for the subjects। अगर आप सेल्फ स्टडीज करते हैं और आपके एक तो सब्जेक्ट वीक्स है, जैसे कि मेरा प्लांट ब्रीडिंग वीक है, बाकी सब मेरा सब बहुत अच्छा चल रहा है मैम, तो ऐसे में आप इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैचेस में एडमिशन ले सकते हो और वही एक दो सिलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बाकी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी कम इनकी फीस है, 300-400 रुपये आपकी फीस होती है, 700 फीस है, मतलब अकॉर्डिंग टू द बैच, बाकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जब एग्रीकल्चर सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे बैचेस आपको वहाँ दिखेंगे। Y448 लेके आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां ये डिफरेंट जो भी IBPS CFO भी देना है, इफको भी देना है, MSc भी देना है, JRF भी देना है, तो अलग अलग एनरोल नहीं करना है। इन सब के क्लासेस आपको मिलेगी विद देयर टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स इन एग्रीकल्चर महापैक, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर की। अगेन 7359 जो है इसकी फीस है। हाउ टू एनरोल इन दीज बैचेस टुडे आई विल शो यू, राइट। तो मैं आपको जो है आपकी वेबसाइट पर दिखा रही हूँ, बट यू हैव टू एनरोल थ्रू द एप्लीकेशन। आपको जो है एप्लीकेशन के एनरोलमेंट करनी है। तो जैसे ही आप गूगल खोलेंगे, अड्डा 24/7 लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट साइट आपकी खुलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पर आप जैसे क्लिक करते बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं। हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर को चुनना है। जैसे आप यहाँ पर एग्रीकल्चर चुनेंगे, साइड में एग्रीकल्चर के ऑप्शन आ गए सारे। अभी जो ऑप्शन आए हैं, IBPS CFO की तैयारी करें तो यहाँ क्लिक करें, सेंट्रल वेयर हाउस की यहाँ करें, है ना। अब इफको की तैयारी कर रहे हैं यहाँ करें, नाबार्ड की कर रहे हैं यहाँ करें।
तो जैसे कि मैं आपको इफ्को का दिखाती हूँ, जैसे मैंने इफ्को क्लिक किया, ये इफ्को का बैच आ गया जो कि 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। और जैसे ही इस बैच पर क्लिक करूंगी, इस बैच की सारी डिटेल्स आपको यहाँ साइड में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल्स पढ़ के लगे कि भाई ये कोर्स मेरे एग्जाम में काम आ सकता है, इट्स गुड फॉर माय प्रिपरेशन, तो आपको क्या करना है, बाय नाउ बटन दबाना है। बाय नाउ बटन दबाएंगे, ये ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ एक कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है जो आपको 75% का डिस्काउंट दे रहा है, बट ये दिल मांगे मोर, तो यहाँ पर लिखिए Y448। जैसे ही Y448 लिखेंगे तो 75 की जगह 77% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये दिल मांगे और मोर, तो एप्लीकेशन के थ्रू एनरोल करें, तो यहाँ पर जब आप यूज कॉइन्स करेंगे एप्लीकेशन में तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं मिलेगा बस। सो दिस विल बी द डिस्काउंट Y448 के द्वारा। और जैसे ही आप इसमें कंटिन्यू करेंगे, यू विल बी एबल टू एनरोल इन योर कोर्स, आप अपने कोर्स में एनरोल कर पाएंगे और अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। Thank you so much guys for being a wonderful audience. Do share these classes and mention any concern, any doubt or any suggestion in the comment boxes. Goodbye and take care.